अमेरिका के पोर्टलैंड शहर का एयरपोर्ट, जहां एक शांत सा दिखने वाला आदमी जिसने बिजनेसमैन जैसे कपड़े पहने हुए थे, एक प्लेन पर सवार होता है, जिसके पास सिर्फ एक ब्रीफकेस था और दिमाग में एक बहुत ही शातिर प्लान। इस इंसान का नाम था डैन कूपर, जिसने थोड़ी ही देर में इस प्लेन को हाईजैक कर $2 लाख की फिरौती मांगी और फिर सारे पैसे लेकर पायलट को प्लेन मेक्सिको की तरफ ले जाने के लिए ऑर्डर देता है। इसके बाद वो अंधेरी रात में प्लेन से कूदकर बिना किसी क्लू के हमेशा के लिए गायब हो जाता है। FBI उसकी तलाश में कई सालों तक इधर उधर छापेमारी करती फिरती है, पर ना वो मिलता है, ना वो पैसे और ना कोई सबूत। वो कहां गायब हो गया या वो कौन था, इसके बारे में हजारों थ्योरीज हैं, पर आज तक कोई भी इस बात का आंसर नहीं दे पाई कि कैसे एक मामूली इंसान इतना बड़ा क्राइम करके इतनी आसानी से बचकर निकल गया। क्यों आज तक इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज के वीडियो में हम उन पहलुओं पर भी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी। नवंबर 1971, जब डैन कूपर नाम का यह आदमी पोर्टलैंड से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में चढ़ता है। पहली नजर में देखने में उसमें कुछ खास बात नहीं थी। उसने एक डार्क बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसकी उम्र 40 के करीब होगी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। क्रू मेंबर्स और दूसरे पैसेंजर्स के लिए वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन था जो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहा होगा। ये फ्लाइट बस आधे घंटे की थी जो सियाटल जा रही थी। ये एक बोइंग 727 प्लेन था जो काफी छोटा प्लेन था। उस दिन इसमें सिर्फ 36 पैसेंजर्स थे। प्लेन को उड़े हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि कूपर फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को मुड़ा हुआ एक पेपर नोट देता है। शुरू में तो वो ये समझती है कि कूपर उसे अपने नंबर दे रहा है और वो चुपचाप उस नोट को लेकर अपने पोर्स में रख लेती है, पर तभी वो उसकी तरफ झुकता है और धीमी सी आवाज में कहता है, माम, आप उस नोट को एक बार अच्छे से पढ़ लो, मेरे पास एक बम है। ये सुनते ही फ्लोरेंस के होश उड़ जाते हैं। उस नोट में लिखा था कि मेरे पास एक बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बगल में बैठ जाएं। उसने अपना ब्रीफकेस खोलकर भी दिखाया, जिसके अंदर लाल कलर की रॉड्स थी जो दिखने में डायनामाइट सी लग रही थी और बहुत सारी वायरिंग थी। कूपर ने उसे अपनी डिमांड बताई। उसे 5 बजे तक $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और एक फ्यूल ट्रक रेडी चाहिए जो इस प्लेन को लैंड करने पर इसे रिफिल करेगा ताकि वो मेक्सिको जा सके। फ्लोरेंस ये सब एक कागज पर नोट कर लिया। घबराई हुई फ्लोरेंस कॉकपिट में जाती है और पायलट्स को सब कुछ बताती है। तब तक कूपर दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो को अपने पास बैठा लेता है। वो पीछे की सीट पर शांति से बैठा हुआ था। उसकी खामोशी में एक कॉन्फिडेंस सा था। फ्लाइट में किसी को भी नहीं पता था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। बातों से वो बहुत ही शांत और तरीके से काम करने वाला लग रहा था। ना ही उसने शोर मचाया, धमकी दी या किसी के साथ जबरदस्ती करी। वो किसी नॉर्मल हाईजैकर जैसा भी नहीं था। उसने अपना अगला हर स्टेप पहले से ही प्लान कर रखा था। पायलट्स ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो पर हिजाकर और उसकी डिमांड्स के बारे में बताते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस और एयरलाइंस जानती थी कि उन्हें अगर पैसेंजर्स को सेफ रखना है तो उसकी मांगों को पूरी करना पड़ेगा। इस एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड न्यूरोप पैसे देने के लिए तैयार थे, पर 4 पैराच्यूट्स की डिमांड उन्हें बड़ी अजीब लगती है। शायद हाईजैकर अपने साथ किसी होस्टेज को ले जाना चाहता था, पर आपको कहानी में बाद में समझ आएगा कि इसके पीछे क्या राज था। कूपर की कुछ और शर्तें भी थीं। वो चाहता था कि उसको दिए जाने वाले पैराशूट्स मिलिट्री ग्रेड के हो और जो पैसा उसे दिया जाए वो भी बिल्कुल नया होना चाहिए और उन्हें गोल गोल बंडल में अच्छे से बांध कर देना है। वो लोग सियाटल पहुंच जाते हैं, पर पैसे का इंतजाम होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो कूपर प्लेन को हवा में ही गोल गोल चक्कर काटने को कहता है। पैसेंजर्स को कह दिया जाता है कि उन्हें तकनीकी खराबी के कारण लैंड करने में टाइम लगेगा। 5:30 बजे प्लेन सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जिसे टर्मिनल से दूर साइड में खड़ा कर दिया जाता है। पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटीज और FBI सब स्टैंड बाय पर थे। माहौल में काफी टेंशन थी। FBI को डाउट था कि पैसा मिलने के बाद कूपर हॉस्टेजेस को छोड़ेगा या नहीं। कूपर टीना को बाहर जाकर फिरौती की रकम लाने के लिए कहता है।
टीना फ्रंट डोर से बाहर जाकर पैसे ले आती है और कूपर को सौंप देती है। कूपर पैसेंजर्स को रिलीज कर देता है और रकम को चेक करने लग जाता है। टेंशन को कम करने के लिए टीना मजाक में कहती है कि क्या उसे भी थोड़े बहुत पैसे मिल सकते हैं, जिस पर कूपर तुरंत उसके हाथ में कुछ नोटों की गड्डियां थमा देता है, पर टीना तुरंत उन्हें वापस कर देती है। टीना ने यह भी बताया कि कूपर ने उसे और 2 और फ्लाइट अटेंडेंट्स को फिरौती की रकम में से कुछ पैसे लेने का ऑफर दिया था, पर सबने कंपनी की पॉलिसी का हवाला देते हुए उसे मना कर दिया। पैसेंजर्स के उतर जाने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट हैनकॉक कूपर से पूछता है कि क्या फ्लाइट अटेंडेंट्स भी नीचे जा सकते हैं, जिस पर कूपर ने जवाब दिया कि ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। इसके बाद हैनकॉक और फ्लोरेंस भी प्लेन से उतर जाते हैं। पायलट्स कूपर और टीना मकलो को छोड़कर सब नीचे जा चुके थे। टीना जब आखिरी पैराशूट्स कूपर को देती है तो वो उसे पैराशूट यूज करने के प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस भी हैंड ओवर करती है, जिस पर कूपर उसे कहता है कि उसे इनकी जरूरत नहीं है। इस बात से ये पता चलता है कि उसे पैराशूटिंग का पहले से ही अनुभव था। कूपर इस बात की भी कंप्लेन करता है कि उसने ये पैसा पिट्ठू बैग में लाने को कहा था, किसी कपड़े के थैले में नहीं। वो अपना पॉकेट नाइफ निकालता है और एक रिजर्व्ड पैराशूट की कैनोपी को काटकर कुछ पैसे की गड्डियों को पैराशूट के बैग में भर लेता है। कूपर को दिए हुए $2 लाख 20-20 के नोटों की गड्डियां थीं, जिसका टोटल वजन 8.5 किलो के आसपास था। इसके बाद प्लेन को रीफिल किया जाता है और कूपर प्लेन को टेक ऑफ करने का ऑर्डर देता है। टेक ऑफ के बाद कूपर ने पायलट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ 10,000 फीट पर उड़ाए। उड़ते वक्त प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे खुले होने चाहिए। प्लेन की स्पीड 200 मील प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक प्लेन के लिए काफी स्लो स्पीड होती है। पायलट्स और कूपर के बीच ये बातचीत टीना मकलो के जरिए हो रही थी। पायलट्स कूपर से कहते हैं कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो मेक्सिको तक जा सके। उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, रेनो या फीनिक्स शहर, जिस पर कूपर रेनो को चुनता है। इसी बीच 2 एयरफोर्स के जेट प्लेन उनका पीछा कर रहे थे, पर वो इतनी स्लो स्पीड पर नहीं उड़ सकते थे, इसलिए उन्हें बार बार आगे जाकर पीछे घूमना पड़ रहा था। कूपर टीना मकलो को कॉकपिट में जाकर दरवाजा बंद कर देने का ऑर्डर देता है। वो डरी सहमी हुई कॉकपिट का दरवाजा बंद करते वक्त कूपर की तरफ देखती है। उस वक्त कूपर अपने शरीर पर कुछ बांध रहा था। रात के 8 बजे प्लेन पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के घने जंगलों के ऊपर से जा रहा था। कॉकपिट के अंदर एक इंडिकेटर जलता है जो बताता है कि प्लेन के पीछे वाली सीढ़ियों को खोला गया है। उस दशक में सिर्फ एक यही प्लेन था जिसके पीछे सीढ़ियों वाला रास्ता था। इन्हें अंदर से खोला जा सकता था और पायलट कॉकपिट में से इसे खुलने से नहीं रोक सकते थे। कूपर प्लेन से छलांग लगा देता है और इसके बाद शुरू होती है एक मिस्ट्री जो पिछले 53 साल से आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। कॉकपिट में पायलट्स को नहीं पता था कि कूपर अभी भी प्लेन में है या नहीं। टीना इंटरकॉम के जरिए कहती है कि सर हम रेनो पहुंचने वाले हैं, पर कूपर का कोई जवाब नहीं आता। पिछले वाले हिस्से की पिच में आए बदलाव और केबिन प्रेशर से उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि वो वहां नहीं है। वो लोग प्लेन को रेनो सिटी में लैंड कराते हैं। अब एक ही सवाल सबके दिमाग में था, क्या कूपर प्लेन से कूदकर जिंदा बच गया? और अगर हां तो वो अब कहां होगा? इसके बाद शुरू होता है अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। प्लेन के रीनो सिटी में लैंड होने के बाद FBI ऑफिसर्स मौके से सबूत जुटाने में लग जाते हैं। उन्हें वहां से कूपर की टाई क्लिप और बहुत सारे सिगरेट बट्स मिलते हैं जो कूपर पी रहा था। कूपर 4 में से 2 पैराशूट्स भी अपने साथ ले गया था। फॉरेंसिक टीम वहां से 66 अनजान लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट करती है। FBI प्लेन में बैठे लोगों से भी पूछताछ करती है, पर सिवाय मामूली बातों से कुछ खास पता नहीं चलता। उसकी आइडेंटिटी के बारे में बस इतना पता चला कि वो 40 की उम्र का होगा, जिसने बिजनेसमैन जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसने सिवाय फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो के अलावा किसी से भी कोई इंटरेक्शन नहीं किया। उसको ढूंढने का एक ही तरीका था, उस जगह का पता लगाया जाए जहां वो पैराशूट से लैंड हुआ होगा। पर दिक्कत ये थी कि ना उसे प्लेन के पायलट्स ने कूदते हुए देखा था और ना ही उन 2 फाइटर जेट्स के पायलट्स ने, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। कूपर ने पायलट्स को फ्लाइट की स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन और लोकेशन के बारे में तो ऑर्डर दिया था, पर उसने मेक्सिको जाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूट नहीं बताया था। बल्कि जब एयरपोर्ट पर फ्यूल रिफिलिंग में देरी हो गई थी
तो उसने पायलट को फ्लाइट प्लान फाइल करने से मना कर दिया और कहा कि गेट द शो ऑन द रोड। इसका मतलब था कि बाकी सब छोड़ो और आगे बढ़ने पर ध्यान दो। इसलिए पायलट्स ने विक्टर तेईस नाम का एयर रूट फॉलो किया। FBI ने फ्लाइट के डेटा और पायलट्स के बयान के अनुसार अंदाजा लगाया कि कूपर 8:13 के आसपास प्लेन से कूदा था। उस वक्त प्लेन साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन के ऊपर से जा रहा था, लेकिन उस एरिया में बहुत ही घना जंगल, नदियां और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां थीं। ये एरिया सैकड़ों मील दूर तक फैला हुआ था। वहां का इलाका तो बहुत ही मुश्किल भरा था ही। ऊपर से बारिश और ठंड ने उनकी खोज को और कठिन बना दिया था। कई हफ्तों तक FBI हेलीकॉप्टर, शिकारी कुत्ते और हजारों पुलिस वालों की मदद से छानबीन करती है। वो लोग उस इलाके के छोटे छोटे कस्बों के हर घर पर जाकर पता करते हैं, पर इसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। ना कोई डेड बॉडी, ना कोई पैराशूट, ना वो पैसे और ना कोई सबूत। मानो वो हवा में गायब हो गया हो। इस हाईजैकिंग की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। इस रिपोर्ट को जल्दी पब्लिश करने के चक्कर में एक रिपोर्टर डैन कूपर की जगह DB कूपर लिख देता है, जिसके बाद बाकी न्यूज चैनल भी उसे इसी नाम से बुलाने लगते हैं और ये नाम फेमस हो जाता है। DB Cooper. DB Cooper. DB DB Cooper. हफ्ते बीतने लगते हैं और FBI के हाथ अब भी खाली थे। इसलिए FBI अपना ध्यान फिरौती में दिए गए पैसे की तरफ घुमाती है। जो पैसा उन्होंने उसे दिया था, उसके सीरियल नंबर्स उन्होंने नोट कर रखे थे। इस लिस्ट को सभी बैंक, कैसिनो और पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाता है और इनाम रख दिया जाता है। जो इस फिरौती की रकम के बारे में कोई भी जानकारी देगा, उसे रिकवर होने वाले पैसे का 15% दिया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस और कई न्यूज़पेपर्स ने भी इस केस के बारे में क्लू देने वालों के लिए इनाम रख दिए, पर 9 साल कोई क्लू किसी के हाथ नहीं लगता। ब्रायन इंग्रम नाम का एक लड़का सदर्न वॉशिंगटन की कोलंबिया नदी के किनारे पर रेत में खेल रहा था। उसे रेत में नोटों की 3 गड्डियां मिलती है। इनमें से बहुत से नोट सड़ चुके थे, पर अब भी रबर बैंड से बंधे हुए थे। ये कुल $5,800 थे। उस लड़के के पिता इसकी जानकारी FBI को देते हैं। सीरियल नंबर मिलाने पर पता चलता है कि ये वही डॉलर्स है जो कूपर को दिए गए थे। लोगों को लग रहा था कि इससे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, पर इन 3 नोटों के बंडल्स ने इस मिस्ट्री को और उलझा दिया। ये गड्डियां जहां मिली थीं, वो जगह FBI के अंदाजा लगाई गई लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर थी। अब ऐसा भी सोचा जा सकता है कि ये पैसे लुइस नदी में बहकर कोलंबिया नदी तक पहुंच गए होंगे, पर जिस जगह पर ये मिले, उस हिस्से से बहुत आगे जाने पर कोलंबिया नदी में लुइस नदी मिलती है और ये जगह पानी के फ्लो के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब यही था कि जिस जगह को वो DB कूपर का ड्रॉप जोन मान रहे थे, वो बिल्कुल गलत था। जहां से ये उस नदी में बहकर आए हों, या ऐसा भी हो सकता था कि ये पैसे खुद उसी ने वहां दबाए हों ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। उस किनारे की भी बहुत ही सावधानी से जांच की गई और दूसरे ड्रॉप जोन्स की पॉसिबिलिटीज वाले एरियाज को भी खंगाला गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। यहां तक कि उस पानी को एक छोटी सबमरीन से भी जांचा गया। एक्सपर्ट्स के पास इस केस को लेकर अलग अलग थ्योरीज थीं। कुछ का मानना था कि वो प्लेन से उस जंप को सरवाइव नहीं कर पाया और मारा गया, और कुछ मानते थे वो जिंदा है और बच निकला। बहुत से लोग मानते हैं कि जिस कंडीशंस में वो उस प्लेन से कूदा और जिस जगह पर वो लैंड हुआ होगा, उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। जब वो कूदा, प्लेन 315 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा था। उस वक्त वहां तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। ये इतनी तेज थी कि जब पीछे की स्टेयर्स को नीचे किया गया तो वहां लगा एक स्टील का बैनर टूटकर नीचे गिर गया था, जिसे 1978 में रिकवर किया गया था। कूपर ने न ही उस मौसम के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे। उसने कोट पैंट और लोफर्स वाले जूते पहने हुए थे। ये नवंबर का महीना था, जब ठंड ज्यादा होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि जब कूपर ने जंप किया तब वहां तूफान चल रहा था, पर यह बात सिर्फ एक मिथ है। उस वक्त आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की बारिश हो रही थी। वहां घनघोर अंधेरा तो था। इसका मतलब यह था कि उसे नहीं पता था कि फिलहाल वो कहां है या कहां लैंड करेगा। इन्वेस्टिगेटर्स ये बात मानते हैं कि कूपर किसी मिलिट्री बैकग्राउंड से था, जिसे प्लेन्स और पैराशूट्स का भी काफी अनुभव था, क्योंकि उसने हाईजैकिंग के लिए बोइंग 727 प्लेन को चुना,
जिसके पीछे से स्टेयरकेस खुलती थी। इस प्लेन का यूज वियतनाम युद्ध में एजेंट्स को ड्रॉप करने के लिए किया जाता था, और अगर कूपर मिलिट्री बैकग्राउंड से था तो उसे सर्वाइवल टेक्निक्स आना लाजमी था। कूपर ने प्लेन को स्पेसिफिक एल्टीट्यूड और स्पीड पर उड़ाने को कहा। उसने पायलट को यह भी ऑर्डर दिया कि प्लेन के पहिए लैंडिंग तक बाहर ही रहे और प्लेन के फ्लैप्स 15 डिग्री पर रहे, जिससे साफ पता चलता है उसे एयरक्राफ्ट्स की भी काफी नॉलेज थी। उसका 4 पैराशूट मांगना उसके तेज दिमाग को दर्शाता है, क्योंकि एक पैराशूट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी। उसने ऐसी वेदर कंडीशंस में भी छलांग मारने में भी कोई झिझक नहीं दिखाई, जिससे पता चलता है कि उसे ऐसे जंप्स का एक्सपीरियंस था। पर अगर हम मान भी ले कि वो ये जंप सरवाइव नहीं कर पाया, तो ऐसे बहुत से सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल है डेड बॉडी का नाम मिलना। अगर ये मान भी लिया जाए कि उसकी बॉडी को इतने बड़े एरिया में ढूंढा कैसे जाए, तो ना ही किसी पैराशूट या उसके किसी टुकड़े का मिलना। जिस जगह वो पैसे मिले थे उनका वहां मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर वो पानी में बहकर आए होते तो वो तीनों नोटों के बंडल कभी एक साथ नहीं होते। उन्हें भी शायद जानबूझकर वहां रखा गया था। कूपर पैसे के साथ साथ वो ब्रीफकेस भी ले गया था जिसमें बम था। वो इतना शातिर था कि उसने फ्लोरेंस को दिए नोट को भी फ्लाइट में वापस मांग लिया था। सिर्फ उसकी टिकट पर लिखे उसके नाम से ही उसकी हस्तलिखित का पता चलता है। अर्ल कॉसी, जिसने कूपर के लिए पैराशूट्स पैक किए थे, उसका कहना था कि कूपर कोई पैराट्रूपर नहीं था, क्योंकि उसे 2 टाइप के पैराशूट्स दिए गए थे, जिसमें एक पुराने जमाने का था जिसको अपने हिसाब से किसी डायरेक्शन में नहीं ले जाया जा सकता था, और एक नए जमाने का जिसे अपने हिसाब से स्टीयर करके कहीं भी ले जाया जा सकता था। लेकिन उसने फिर भी पुराने टाइप वाला पैराशूट चूज किया। पर इसकी भी एक एक्सप्लेनेशन है कि उसने ये पैराशूट जानबूझकर चूज किया क्योंकि ये एक मिलिट्री पैराशूट था और उसे ऐसे पैराशूट का ही एक्सपीरियंस होगा। पर जैसा वहां उस वक्त मौसम था, उसमें एक ऐसा पैराशूट लेकर कूदना जिसे आप अपने हिसाब से मोड़ ना सके, बहुत ही खतरनाक रिस्क लेना था, वो भी ब्रीफकेस और 8 किलो के वजन के साथ। उसका पूरी हाईजैकिंग के दौरान इतना शांत और फोकस्ड रहना ये दिखाता है कि वो एक ट्रेंड आदमी था। ऐसे बहुत से हिंट्स है जिससे ये भी पता चलता है कि उसे आसपास के इलाके की भी नॉलेज थी। जब वो फ्लाइट में टीना मकलो के साथ बैठा था तो उसने खिड़की से बाहर देखकर कहा कि ये जगह टकोमा शहर लग रही है। जब उसे ये बताया गया कि पैराशूट्स मैककॉर्ड एयरफोर्स बेस से आ रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैककॉर्ड एयरफोर्स बेस तो यहां से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। ये सब सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि उसका मिलिट्री से कोई तो नाता था। जब प्लेन सिएटल के ऊपर चक्कर काट रहा था तो टीना ने उससे पूछा था कि उसने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस को ही हाईजैक करने के लिए क्यों चुना, जिस पर वो हंसा और बोला कि ऐसा नहीं है कि मेरी तुमसे या तुम्हारी फ्लाइट से कोई शिकायत है, बस किसी से मेरी एक शिकायत है। फिर उसने टीना को समझाया कि ये फ्लाइट उसकी जरूरत के हिसाब की थी। उसने टीना से ये भी पूछा कि वो कहां से है, तो टीना ने जवाब दिया कि वो ओरिजिनली पेंसिल्वेनिया से है, पर इस वक्त रहती मिनियापोलिस मिनेसोटा में है। जिस पर कूपर ने जवाब दिया कि मिनेसोटा बहुत अच्छा देश है। जब टीना ने उससे पूछा कि वो कहां से है तो वो उदास हो गया और उसने जवाब देने से मना कर दिया। कूपर की टाई क्लिप की फोरेंसिक जांच करने पर उस पर मेटेलिक टाइटेनियम के बहुत ही छोटे कण मिले। उस वक्त ऐसे पार्टिकल्स सिर्फ एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी के प्लांट में पाए जाते थे। तो एफबीआई का शक जाता है कि कूपर शायद बोइंग जैसी ही प्लेन बनाने वाली कंपनी में काम करता होगा। अगर हम ये माने कि वो मर भी गया हो तो कभी अथॉरिटीज को उस जैसे किसी दिखने वाले इंसान की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं मिली। एफबीआई को यह भी पता चला कि डैन कूपर नाम एक कॉमिक कैरेक्टर का है जो स्काई डाइविंग करके मिशन पूरे करता था, पर यह कॉमिक्स कभी भी अमेरिका में पब्लिश नहीं हुई। ये कनाडा और यूरोप में फेमस थी। तो ऐसा हो सकता है कि कूपर ओरिजिनली कनाडा से होगा या वो कभी वहां रहा होगा। एफबीआई ने गवाहों के आधार पर उसका स्केच तैयार करवाया और अपनी जांच में जुट गई। इस स्केच को सभी चैनल वालों को दे दिया गया। कूपर द्वारा की गई हाईजैकिंग के ठीक 5 महीने बाद सिमिलर उसी स्टाइल में एक और प्लेन को हाईजैक किया जाता है। ये प्लेन भी सेम उसके जैसा ही बोइंग 727 था। रिचर्ड मकॉय नाम का एक क्रिमिनल जेम्स जॉनसन नाम से यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 855 पर सवार होता है
और एक खाली बंदूक और नकली हैंड ग्रेनेड से प्लेन को हाईजैक कर $5 लाख की फिरौती और 4 पैराशूट्स मांगता है। फिर उसी तरह से प्रोवो, यूटा नाम की जगह पर प्लेन से छलांग लगाकर भाग जाता है। पर रिचर्ड कूपर अपने पीछे अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नोट और मैगजीन पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है। 2 दिन बाद पुलिस उसको प्रोवो, यूटा के उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। उसकी खबर एक मोटरसाइकिल चलाने वाले आदमी ने दी थी, जिससे रिचर्ड मककॉय ने घर जाते हुए लिफ्ट ली थी। उसके घर से पैराशूट और फिरौती की रकम मिल जाती है। कोर्ट उसे इस अपराध के लिए 45 साल की सजा सुनाता है। मैककॉय भी वियतनाम वार के दौरान वहां था और वो एक डिमोलिशन एक्सपर्ट और हेलीकॉप्टर पायलट भी था। उसका चेहरा भी कूपर के स्केच से काफी मेल खाता था। बहुत सारे फैक्ट्स थे जो ये जाहिर कर रहे थे कि वो कूपर हो सकता है। सर्च के दौरान उसके घर से एक हाथ से लिखा हाईजैक प्लान भी मिला था, पर इन्वेस्टिगेशन में उसे भी सस्पेक्ट्स की लिस्ट से निकल दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत था कि जिस दिन कूपर ने प्लेन को हाईजैक किया, मैककॉय लॉस वेगास में था। आखिर में एफबीआई ने उसे सिर्फ एक कॉपीकैट हाईजैकर बताया। 1974 में जेल से भागने की फिराक में मैककॉय पुलिस शूटआउट में मारा गया। फरवरी 1969 में पुलिस रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ नाम के एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार करती है। उसने वियतनाम युद्ध में भी भाग लिया था। वो मिलिट्री ऑपरेशंस और पैराशूटिंग करने में भी एक्सपर्ट था। उस पर शक करने की वजह था उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड। उसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के जुर्म में सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद भी वो कोई ना कोई क्राइम करता ही रहता। एक बार तो उसने अपने मरने की झूठी साजिश रच दी और ईरान भाग गया, पर इसके 2 साल बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसका क्रिमिनल और आर्मी रिकॉर्ड होने की वजह से उस पर शक होना लाजमी था। उसका चेहरा कूपर से थोड़ा मेल भी खाता था। उसके एक चाचा का नाम जॉन कूपर भी था, जो कि एक स्काई डाइवर था। जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि क्या वही डीबी कूपर है, तो उसने ना ही कभी मना किया और ना ही कभी हां। वो बस बातें गोल गोल घुमाते रहा। पर एफबीआई को उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिले और उसे रिहा कर दिया गया। आई विटनेसेस का कहना था कि कूपर कोई 40 साल का दिखने वाला आदमी था, पर रॉबर्ट उस वक्त मात्र 78 साल का था। रॉबर्ट की आंखें भी भूरी थीं, जबकि कूपर की आंखें थोड़ी डार्क थीं। सन 2000 में लायल क्रिस्टियनसन नाम का एक आदमी डीबी कूपर पर लिखी एक किताब पढ़ता है, जिसके बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका भाई ही कूपर था। एक्चुअली लायल के भाई केनेथ ने मरने से पहले उसे बताया था कि एक बात है जो उसे पता होनी चाहिए, पर वो उसे बता नहीं सकता। ये बात क्या थी उसने नहीं बताई और ये राज भी उसके साथ चला गया। पर बुक पढ़ने के बाद उसने कड़ियां जोड़ी तो उसे यकीन हो गया कि उसका भाई यही राज छिपा रहा था। वो एफबीआई को इस बारे में जानकारी देता है। केनेथ पर शक होना लाजमी था। उसकी तस्वीर कूपर के स्केच से काफी मेल खाती थी। वो उसी एयरलाइंस के लिए काम करता था जिसे कूपर ने हाईजैक किया था, और वो एक रिटायर्ड फौजी भी था जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक पैराट्रूपर था। उसके भाई का कहना था कि उसने इस हाईजैकिंग के बाद घर खरीदा था, वो भी फुल कैश में, जो कि उसकी थोड़ी सी तनख्वाह में पॉसिबल नहीं था। वो इससे पहले कंजूसों की तरह रहता था, पर बाद में खुलकर खर्च भी करने लगा। उसे भी बोर्बन व्हिस्की और सिगरेट पीने का शौक था, जैसे कूपर प्लेन में पी रहा था। सबको लग रहा था कि इस बार उन्हें कूपर मिल गया है, पर एफबीआई ने उसे भी सस्पेक्ट की लिस्ट से निकाल दिया। दरअसल लोगों के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कूपर 5 फुट 10 या 11 इंच का होगा, जबकि केनेथ सिर्फ 5'8" का था। जांच करने पर उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। उसने जो घर लिया था वो भी उसकी सेविंग्स ही थी, और उसके पास कहीं से भी कोई ऐसा पैसा नहीं आया था जिससे किसी को कोई शक हो। कूपर के केस में 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स रहे, पर कोई भी इंसान सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता था। इस केस से रिलेटेड एक और थ्योरी है जो काफी पॉपुलर है कि व्हाट इफ डीबी कूपर उस प्लेन से कूदा ही नहीं। कूपर को किसी ने कूदते नहीं देखा, किसी को उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, बस मिला तो कुछ कैश, वो भी ऐसी जगह जहां वो मिलना बहुत ही अजीब है। ऐसा भी तो हो सकता है वो एफबीआई को गुमराह करने के लिए रखे गए हों। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये एक इनसाइडर जॉब थी, मतलब एयरलाइंस के लोग इसमें मिले हुए थे।
हो सकता है कि फ्लाइट अटेंडेंट टीना और फ्लोरेंस इसमें शामिल हो, क्योंकि पायलट्स और कूपर के बीच वही एक जरिया थी। क्या पता कोई फ्लाइट अटेंडेंट ही कपड़े बदलकर कूपर वाली सीट पर बैठ गया हो और बाद में जाकर क्रू में शामिल हो गया हो। पर इस थ्योरी में भी काफी खामियां हैं, क्योंकि एफबीआई ने प्लेन के रेनो लैंड करने पर हर पैसेंजर्स और क्रू का हेड काउंट किया था और इवन सबसे पूछताछ की थी। बहुत से लोगों ने कूपर को फ्लाइट अटेंडेंट से बात करते देखा था, तो ऐसे में किसी फ्लाइट अटेंडेंट का उसका भेष लेकर यह काम करना मुश्किल था। इवन प्लेन की बहुत ही गहन तरीके से जांच भी की गई थी, जिसमें कोई पैसा नहीं मिला। पिछले 50 सालों से डीबी कूपर की रहस्यमयी कहानी ने रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को आकर्षित किया है। क्या वह कोई अकेला अपराधी था जिसने एक परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया और फिर जंगलों में कहीं खो गया, या असली मास्टरमाइंड कोई और था, कोई ऐसा जिसे हमने कभी शक के दायरे में नहीं लिया, जो चुपचाप विमान से उतरकर भीड़ में गायब हो गया। सैकड़ों सुराग, संदिग्ध और तमाम थ्योरीज के बावजूद सच्चाई आज भी हमारी पहुंच से बाहर है। 2016 में एफबीआई ने यह केस ऑफिशियल रूप से बंद कर दिया, यह मानते हुए कि शायद हम कभी कूपर की असली पहचान या उसका क्या हुआ ये नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब तक ये सवाल अनसुलझे हैं, डीबी कूपर की कहानी जिंदा रहेगी। क्या कूपर बच निकला या वो मारा गया? क्या वह किसी एयरलाइन का ही अंदरूनी आदमी था, या फिर उसकी सबसे बड़ी चाल ही यही थी कि उसने दुनिया को यकीन दिला दिया कि वह कभी था ही नहीं? ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर एक नए किस्से के साथ आऊंगा, मैं आपका साथी नकाबपोश।